प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजिस नेट ढप्पन में। तो सभी मित्रों को आज टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बंधुओं, आज हमने जो प्रश्नोत्तरी लिए हैं, मैंने टॉप 80 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके समग्र इकाई से ही, यानी संपूर्ण इकाई से ये प्रश्न हैं। और प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पेपर में प्रश्न आ रहे हैं। चलिए प्रश्नोत्तरी को करते हैं। और ईश्वर से यही मेरी मनोकामना है कि आपकी तैयारी जल्द ही पूर्ण हो जाए, कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे और आप पॉजिटिव फील करें ताकि परीक्षा में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। पहला प्रश्न आता है कि मार्क्सवादी आंदोलन से प्रभावित होकर जो हिंदी कविता रची गई, जिसमें शोषकों को प्रताड़ित किया गया और शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई, वही कविता कहलाई। रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है कि यहाँ जो रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रयोगवादी, छायावादी, प्रगतिवादी या फिर आधुनिक आना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वहाँ पर प्रगतिवादी आना चाहिए। ठीक है, प्रगतिवादी कविता कहलाई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, आप चाहे तो मॉक टेस्ट के रूप में आप ले सकते हैं। मैं इसको दरअसल लाइव नहीं कर रही हूँ क्योंकि बंधु लाइव करने से वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ पाती है और आपको कंटेंट नहीं मिल पाता। और ये क्लास जो है वो जल्द ही शेयर कर दी जाएगी हमारे समूह में। सन 1936 में किनकी अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न आता है कि सुमित्रा नंदन पंत, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन तथा रामविलास शर्मा आदि कौन से काल के कवि कहलाते हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा है यहाँ पर प्रगतिवादी। अगला प्रश्न आता है कि छायावादोत्तर हिंदी में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही कौन सी कविता का जन्म हुआ? छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या फिर आधुनिक? तो जब छायावादोत्तर हिंदी काव्य चल रहा था, यानी तार सप्तक का जब प्रकाशन होता है, तो उस समय आप सभी जानते हैं बंधु की प्रयोगवादी कविताओं का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे और अगला प्रश्न आता है कि वर्ष 1947 में किस विद्वान द्वारा प्रतीक पत्रिका संपादित की गई थी? तो करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं, यहाँ पर अग्रसेन जी हैं हमारे। अगला प्रश्न आता है कि वर्ष 1951 में दूसरे सप्तक के प्रकाशन के साथ ही कौन सी कविता का जन्म माना जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नई कविता का। अगला प्रश्न आता है कि प्रयोगवादी कविता में वर्णन हुआ है, यानी पेपर के पैटर्न को आपको समझना है। यहाँ पर प्रश्न के विषय को भी आपको समझते चले जाना है कि किस किस विषय पर प्रश्न बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। और हमारे ग्रुप में वैसे भी हमने टॉप 10 मॉडल पेपर, ठीक है, कुछ मॉडल पेपर बाकी हैं, बाकी हमने बहुत बेहतरीन मॉडल पेपर दिए हैं। यदि हमारे जो दर्शक हमारे पेड कोर्स से मुझे देख रहे हैं तो उनको इग्नोर नहीं करेंगे बंधु, क्योंकि उस मॉडल पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप बनने की संभावना है। ठीक है, 7वां प्रश्न है कि प्रयोगवादी कविता में वर्णन हुआ है किसका? व्यक्तिवादी भावना का, करुणा भावना का, प्रेम भावना का या फिर नफरत भावना का? तो 7 का जो करेक्ट आंसर वो वही है कि व्यक्तिवादी भावना का 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि पंचवटी किसकी रचना है? तो सभी जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। और अगला प्रश्न निकल कर आता है कि वंदा वैरागी मैथिली शरण गुप्त की कौन सी काव्य रचना में संकलित है? तो जो हमारे यहाँ 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा गुरुकुल। जब फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न हमारा निकल कर आता है कि किस कवि को कोमल भावनाओं का कवि कहा जाता है? पंत जी को, सूरदास को, रैदास को या फिर मीराबाई को? तो करेक्ट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत को कोमल भावनाओं का कवि कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार? उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर है, पंत जी की पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं? यहाँ पर बंधु कोट में दिया गया है, थोड़ा मैं वीडियो को पॉज कर देती हूँ। तो यहाँ पर कोट में हमारा है, तो हम देख लेते हैं कि बाणभट्ट आत्मकथा उपन्यास के जो हमारे पात्र निकल कर आते हैं तो वो हैं यहाँ पर हमारे सुचारिता हैं, महामाया हैं और कृष्णवर्धन है। ठीक है, चंद्रमणि नहीं है। ओके, तो ये हमारे 1, 2, 3 हमारे पात्र हैं, 2 नंबर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से दलित उपन्यास हैं कौन कौन से? पिता से दलित आत्मकथा हैं कि पिता से मिले सपने मेरी हकीकत या अपने अपने पिंजरे जूठन, एक कहानी यह भी, कली यह भी या फिर कितने शहरों में कितनी बार, अन्या से अनन्या? तो यहाँ पर भी हमें कूट में उत्तर लगाना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन भी दिख रहे हैं। जो 13 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है तो वो 4 नंबर निकल कर आता है कि एक हमारे जो है पिता से मिले
मेरी हकीकत, और 2 नंबर यानी अपने अपने पिंजरे जूठन जो है वो क्या है, ये हमारी दलित आत्मकथा की श्रेणी में रचनाएं आती हैं। अगला प्रश्न आता है कि स्थापना तर्क का है कि प्रेमचंद्र या आदर्श यथार्थ से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे। तर्क दिया है कि क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। अब यहाँ पर देखिएगा कूट में दिया गया है, तो बता दूं इसका जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है ए सही है। ठीक है, ए सही है कि प्रेमचंद्र यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन जो आर हमारा गलत है, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि थी। ये जो कथन है वो गलत है। ठीक है, आदर्शवाद नहीं, यदि यथार्थवाद होता तो बात सही भी हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि सुचारिता का संबंध किस उपन्यास से है? शेखर एक जीवनी से, बाणभट्ट की आत्मकथा से, पहला गिरमिटिया से भी, या फिर राग दरबारी से। तो 15 नंबर का जो करेक्ट है वो 2 नंबर है, बाणभट्ट की आत्मकथा से। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर हमारे क्रम लगाने के लिए दिया गया है। कल मैं जिक्र कर रही थी समूह में, मैंने बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, परीक्षा गुरु, निस्सहाय, हिंदू, ठेठ, हिंदी का ठाठ और देहाती दुनिया। ठीक है, यहाँ पर ही हमारे ऑप्शन आ गए हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बंधु पहला नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर है। सही क्रम जो है हमारा वो पहला नंबर ही क्रम सही है। अगला प्रश्न आता है कि यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। अपने बंध, चित्रण, वर्णन, शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत उष्मा में रोमांटिक है। बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के संबंध में यह कथन किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का, डॉक्टर गोपाल राय का, हजारी प्रसाद जी का, या फिर देवकीनंदन खत्री का। तो बंधु जो हमारे यहाँ पर 17 नंबर का करेक्ट आंसर निकल कर आता है, तो 2 नंबर निकल कर आता है, डॉक्टर गोपाल राय का यह कथन है। आगे जब फिर चलते हैं तो अगला प्रश्न निकल कर आता है कि प्रेमचंद्र पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार हैं। प्रेमचंद्र के संबंध में यह कथन किसका है? महेंद्र का, शिवदान सिंह चौहान का, आचार्य शुक्ल का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का। तो जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है 18 नंबर का, 2 नंबर है शिवदान सिंह चौहान का। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार, ठीक है, हाँ, अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से निम्न में से कौन से रचनाकार प्रभावित थे? तो जो 19 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो 3 नंबर है, बापू गोपाल राम गहमरी। ठीक है, गोपाल राम गहमरी हैं जो जासूसी उपन्यासकार के प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं। आप बताइएगा देवकीनंदन खत्री किस उपन्यास के प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं? ठीक है, किस प्रकार के उपन्यास के प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में बार बार यहाँ से प्रश्न बन ही जाता है। निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से हिंदी भाषियों ने हिंदी भी सीखी थी? तो वो देवकीनंदन खत्री जी हैं। अगला प्रश्न फिर निकल कर आता है कि निम्नलिखित उपन्यासकारों में से ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? ठीक है, गंगा प्रसाद, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा, या फिर देवकीनंदन खत्री। तो यहाँ पर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर है, गंगा प्रसाद गुप्त जो है वो ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में स्वीकार किए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है कि दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास में उठाया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आता है बंधु 22 नंबर का, तो 3 नंबर है सेवा सदन। ठीक है, आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न आता है कि जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास उनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो पाया था? तो सभी जानते हैं कि इरावती यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित में से हरिजन समस्या से संबंधित उपन्यास है? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, या फिर गोदान। तो 24 का करेक्ट आंसर हमारा 4 नंबर है, कर्मभूमि जो है वो हरिजन समस्या से संबंधित उपन्यास की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न आता है कि वैश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आता है 25 नंबर का, वो 1 नंबर है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। और कल मैं अपने जो हमने विषय बताया है कि इनके उपन्यास भी आपको देखना है, ईलाचंद्र जोशी और चतुर्सेन शास्त्री के भी उपन्यास आपको देखना है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास भी आपको देख लेना है। प्रश्न निकल कर आता है कि फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है तो कौन है? सभी जानते हैं शेखर एक जीवनी है। आगे फिर चलते हैं तो अगला प्रश्न आता है कि गांव क्या था? पूर्वा या 10-12 घरों का, जिसमें आधे खफरेल थे आधे फूस के। प्रस्तुत पंक्ति किस उपन्यास से लिया गया है? तो यहाँ पर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा गोदान करेक्ट आंसर हो गया। आगे फिर चलते हैं तो यशपाल जी ने अपने किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। काश कि मैं आपको वो 10 मॉडल पेपर यहाँ पर करवा पाती, है ना। समय का बहुत अभाव हो जा रहा है कि मैं वो क्लास आपको नहीं दे पा रही हूँ।
तो जो भी आपकी कमियां थी सभी पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर है बंधु, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा 3 नंबर है, दादा कॉमरेड हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे हम जब फिर चलते हैं तो मोहनजोदड़ो के समय की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण किसमें है? तो सभी जानते हैं मुर्दों का टीला यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा, और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ओके, स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से, उक्त कथन किस पात्र का है? तो 30 नंबर का जो करेक्ट उत्तर है वहाँ पर 3 नंबर है, हमारा मेहता का कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं तो करेक्ट हमारा एक और प्रश्न निकल कर आता है कि ज्ञानो जगदीश चंद्र के किस उपन्यास की पात्र है? सभी जानते हैं धरती धन अपना की पात्र हैं। यहाँ पर कुछ उपन्यास दिए हैं और उन्हें हमें मिलान करना है। ठीक है, आप जानते हैं कि मैला आंचल रेणु जी का है, कब तक पुकारूं रंग। अच्छा, ये तो भाई सीधा सीधा मिला हुआ रे बच्चा, ये तो सीधा सीधा मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है मेरे ख्याल से एक ही होगा, 1 2 3 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र है, यह अपूर्ण है, बात सत्य है? अगला आता है कि क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा 33 नंबर का है तो दोनों ही सही है, कथन ए भी सही है और आर भी सही है। आगे हम फिर चलते हैं, एक स्थापना तर्क वाला फिर प्रश्न हमारे पास निकल कर आता है कि देवकी नंदन खत्री के उपन्यास मनोरंजन प्रधान हैं। तर्क दिया गया है कि उनके उपन्यास पाठकों को बांधे रखते हैं। ठीक है, तो 34 नंबर का जो करेक्ट उत्तर है वो 1 नंबर है, दोनों ही सही है, ए आर हमारे दोनों सही हैं। आगे फिर चलते हैं। ठीक है, आगे फिर चलते हैं तो अगला प्रश्न आता है कि प्रेमचंद्र के उपन्यासों में भारतीय ग्रामीण जीवन का सतही रूप ही प्रकट हुआ है, और तर्क है कि गोदान भारतीय किसान संघर्ष का दस्तावेज है। तो यहाँ पर जो हमारा 35 का करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा पहला आंसर है, पहला गलत है, जबकि बंधु दूसरा हमारा जो है वो सही है। ठीक है, हमारा ए गलत है, आर सही है। ठीक है, कि प्रेमचंद के उपन्यासों में भारतीय जीवन, ग्रामीण जीवन का सतही रूप प्रकट हुआ है, तो ये जो है ना वो गलत कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, बिल्कुल सत्य बात है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर तर्क दिया गया है कि क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है ये हमारा एक तो सही है लेकिन दूसरा गलत है कि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण है, तो ये हमारा गलत हो गया, आर हमारा गलत है, ए सही है। आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न फिर निकल कर आता है स्थापना तर्क वाला कि सिक्का बदल गया कृष्णा शोभिती की कहानी है। ठीक है, और यह भारत पाक विभाजन के दर्द को बड़ी गहनता से उकेरने वाली कहानी है, तो जो 37 नंबर का करेक्ट है वो ए आर सही, दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं तो कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना या एक प्रभाव है। कहानी का मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में उस प्रभाव को अभिव्यक्त करना है, यहाँ पर हमारा कथन दिया गया है। और तर्क दिया गया है कि उपन्यास और कहानी में आकार का ही भेद है, उपन्यास छोटा होने पर कहानी बन जाता है और कहानी बड़ी होने पर उपन्यास बन जाती है। तो हम यहाँ पर 38 नंबर का जो हम देखने वाले हैं, हमारा यहाँ पर कोट में दिया गया है, तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा 2 होगा। ए तो बंधु देखो सही है, ए सही है, लेकिन आर हमारा गलत है। आर गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ दिया है कि उपन्यास और कहानी में आकार का ही भेद है। ऐसा नहीं कि केवल आकार का भेद होने से कोई उपन्यास कहानी नहीं बनती, कहानियाँ भी बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, उपन्यास छोटा होने पर कहानी बन जाता है और कहानी बड़ी होने पर उपन्यास बन जाता है, तो पूर्णतः कथन गलत है। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन आता है कि सचेतन कहानी का जन्म नई कहानी आंदोलन की ही प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तर्क दिया गया है कि सचेतन कहानी नई कहानी की अपेक्षा अधिक स्वरूप संतुलित एवं व्यापक दृष्टिकोण की परिचायक कही जा सकती है। तो 39 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो देखो 1 नंबर ही हमारा करेक्ट है, दोनों ही सही हैं, ए आर दोनों कथन सही हैं। जब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो कहानी छोटे मुँह बड़ी बात करती है, हमारा PYQ है, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। तो यहाँ पर जो 40 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो भी सही है, हमारा ए और आर दोनों ही कथन सही हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर निम्नलिखित में से दलित कहानीकार का हमें बताना है क्या? हमें बताना है कि कौन सी कहानी दलित कहानीकार हैं।
ठीक है, कौन से कहानीकार? ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिवजराज सिंह बेचैन, केदारनाथ मीणा या फिर मृदुला गर्ग। तो यहाँ पर बंधु कोट में भी दिया गया है, तो 41 का हम करेक्ट आंसर का चयन करते हैं। तो हमारा 4 नंबर निकल करके आता है। हमारे जो ओम प्रकाश जी हैं और शिवजराज हैं, और हमारे यहाँ पर निकल कर आते हैं केदारनाथ मीणा। ये क्या है? दलित कहानीकार की श्रेणी में आते हैं। 4 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर फिर चलते हैं। तो यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो यह कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है और उनके मूल में रंगमंच के अवहेलना का बहुत कुछ योग है। प्रसाद के नाटकों के संबंध में यह किसने कहा है? तो जो 32 का करेक्ट आंसर है हमारा, यहाँ देख लेते हैं, अन्नालिनी विलोचन शर्मा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक प्रश्न निकल कर आता है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में अंकों के विभाजन का आधार इतिहास की 3 घटनाएं, अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय तथा सिल्यूकस का पराभव है? तो इसका आंसर सबको बताना है। ठीक है, सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे। ये आप यदि आपने जयशंकर प्रसाद के नाटकों का अध्ययन किया है, विषय विशिष्ट का अध्ययन किया है, तो आप जरूर इसका आंसर निकाल पाएंगे। और 33 का सबको उत्तर बताना है। ठीक है, सभी मित्र उत्तर बताएंगे। जो लोग क्लास को पूरा देख रहे हैं, क्लास को पूरा देखिएगा, तभी जाके आपको बात समझ में आएगी। हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर जो 44 का करेक्ट आंसर है हमारा, तो 4 नंबर है रणधीर प्रेम मोहिनी को। अगला एक प्रश्न आता है कि हिंदी में साहित्यिक रंगमंच के निर्माण का श्री गणेश आगाहसन अमानत लखनवी के किस गीत रूपक से माना जाता है? तो जो 45 का करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ही करेक्ट है, इंद्र सभा। ठीक है, इंद्र सभा बताइएगा, इंद्र सभा किसकी रचना है? ठीक है, आगे प्रश्न आता है कि जन्मकाल के अनुसार हमें यहाँ पर निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ देख लीजिएगा, है ना, प्रेमचंद्र, खत्री जी, बालकृष्ण भट्ट और जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर हम जो इसका चयन करेंगे 46 नंबर का, तो हमारा करेक्ट आंसर आप जानते हैं कि पहले बालकृष्ण भट्ट आते हैं। ठीक है, भट्ट आते हैं, फिर खत्री जी, फिर प्रेमचंद्र, फिर प्रसाद जी। ठीक है, यदि जरा भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो भी यदि आपको प्रकाशन वर्ष न याद हो तो भी यदि आपको ये याद हो कि पहले भारतेंदु के कवि आते हैं कि द्विवेदी युग के, प्रेमचंद के, प्रेमचंद उत्तर के, तो ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, वो भी आपका यहाँ पर, तो आप इसके राइट उत्तर निकाल पाएंगे। ठीक है, ये प्रसाद के नाटक अभिनय के योग्य नहीं है, यह कथन किसका है? तो 47 का जो करेक्ट आंसर है, जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ही इतना ज़्यादा टीका टिप्पणी करते हैं। ठीक है, हमारा 1 नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है मजदूरी और प्रेम निबंध के माध्यम से लेखक ने किसकी भर्त्सना की है? व्यापारियों की, मजदूरों की, मनुष्यों की या फिर मशीनों के प्रयोग की? 48 का हमारा 4 नंबर करेक्ट आंसर है, मशीनों के प्रयोग की। आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न निकल कर आता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने मनुष्य की आदिम हिंसक मनोवृत्ति का परिचायक किसे बताया है? बाल व्यवहार, नाखून या फिर ये सभी? तो जो 49 का करेक्ट आंसर है हमारा, तो नाखून हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे फिर चलते हैं। तो बताना है कि हरशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं, आओ बैठ लें कुछ देर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो, महत्वपूर्ण प्रश्न सभी हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है, हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप बताइएगा, कहानी छोटे मुँह बड़ी बात करती है, कथन किसने कहा है? ठीक है, ये PYQ है। यदि आपने PYQ को अच्छे से लगाया है तो आप इसका आंसर करेक्ट निकाल पाएंगे। बताइएगा कि कहानी छोटे मुँह बड़ी बात करती है किसका कथन है? तो हरशंकर के परसाई जी के निबंध संग्रहों को हम देख रहे हैं। 50 का जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है, ये यहाँ पर हम जानते हैं कि 2 भी हमारा सही है, तुलसीदास चंदन घिसे और आवारा भीड़ के खतरे, ये हमारे जो हैं वो परसाई जी के निबंध हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है कि लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी जी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। यह कथन रामवृक्ष बेनीपुरी के संदर्भ में किस विचारक का है? तो 51 का करेक्ट आंसर 2 नंबर है, मैथिली शरण गुप्त जी का। आगे प्रश्न आता है कि निम्न में रेखा चित्रों में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है? तो 52 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो 3 नंबर है, ठकुरी बाबा। अगला प्रश्न फिर निकल कर आता है कि निम्नलिखित रेखा चित्रों में कौन सा रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं है? रजिया, ठकुरी बाबा, सरयू भैया या फिर मंगल? तो 53 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो 2 नंबर है, ठकुरी बाबा।
आगे फिर चलते हैं कि अगला प्रश्न निकल कर आता है कि यदि वह वृद्ध यहाँ न होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता। यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका होगा, यहाँ पे टाइप मिस्ट है। पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया कि इन दोनों समाजों का अंतर मिट सकना सहज नहीं। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। यह पंक्तियाँ महादेवी जी की किस रचना से ली गई हैं। तो चौमन का करेक्ट आंसर जो है हमारा वो 2 नंबर ठकुरी बाबा हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि राहुल सांकृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा किस छद्म वेश में की थी। तो सभी जानते हैं कि भिखारी के वेश में, ठीक है। 3 नंबर 55 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न बनता है कि अग्रजेय के यात्रा वृतांत अरे यायावर रहेगा याद के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। यात्रा वृतांत की शैली कहानीमय है। यात्रा वृतांत की भाषा संस्कृतनिष्ठ है। इसमें 5 यात्रा वृतांतों का वर्णन है, या इसमें तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में भी बताया गया है। तो 56 का जो करेक्ट आंसर है बंधु हमारा निकल कर आता है 3 नंबर कि इसमें 5 यात्रा वृतांतों का वर्णन है। तो ये जो है हमारा असत्य कथन है। तो आपको बताना है कि फिर इसमें कितने यात्रा वृतांतों का वर्णन है। यदि 5 नहीं है तो कितने यात्रा का वर्णन है, आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है। एक कहानी है भी माटी की मूर्ति, सभी जानते हैं माटी की मूर्ति मन्नू भंडारी की नहीं है। आगे चलते हैं। तो प्रेमचंद्र घर में हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है। तो ये जो 58 का करेक्ट आंसर निकल कर आता है 2 नंबर जीवनी विधा की रचना है। और अगला प्रश्न आता है कि जामुन का पेड़ हास्य व्यंग कथा में, माफ कीजिएगा, माफ़ी चाहूँगी मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न निकल कर आता है हमारा कि जामुन का पेड़ हास्य व्यंग कथा में क्या वर्णित है, ठीक है। तो कार्यालयी तरीकों के निरर्थक व हास्यास्पद विस्तार को दिखाया गया है। सरकारी आदेश की संवेदनहीनता को दिखाया गया है, या व्यवस्था के संवेदन शून्य व अमानवीय पक्ष को दिखाया गया है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो 59 का करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आता है वो 4 नंबर करेक्ट है कि उपरोक्त सभी का वर्णन देखने को मिलता है। आगे फिर चलते हैं। तो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ भारतीय एकता का सैनिक कहा जाता है। तो 60 नंबर का जो करेक्ट आंसर है हमारा बंधु वो 1 नंबर करेक्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय। अगले प्रश्न की ओर फिर चलते हैं। तो प्रश्न बनता है कि संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध की को कभी गहराई में उद्दीलित किया हो। संस्मरण के संबंध में यह कथन किसका है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वहाँ ये 4 नंबर है, महादेवी वर्मा का कथन है। आगे चलते हैं। तो प्रश्न आता है कि प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखा चित्र लेखक भी हैं और प्रत्येक रेखा चित्र लेखक संस्मरण लेखक भी हैं। यह कथन बताना है किसका है। तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वो पद्म सिंह शर्मा का यह कथन है। 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो एक साहित्यिक की डायरी की कृति में बताना है कि क्या क्या वर्णित है। तो शैली गुण और विकार तत्व दोनों विद्यमान हैं। निजी स्मृतियों का डायरी विधा में वर्णन है। साहित्य संबंधी संबंधों का डायरी विधा में वर्णन है, या फिर कहानी कहीं कहीं नाटकीय शैली के भी दर्शन होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बंधु कूट में दिया गया है और इसका हमें चयन करना है उत्तर का। तो देखो उत्तर तो हमारा यहाँ पर देखिएगा कि देखो 2 नंबर ही निकल कर आता है कि 1, 3, 4 हमारा सही है, ठीक है। साहित्य की डायरी के संबंध में हमारा 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर कथन जो है वो सही है। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न निकल कर आता है कि निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं की रचनाओं का हमें सही क्रम बताना है। हादसे, मुर्दहिया, तिरस्कृत, जूठन। तो ये भी आप अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि यदि आप जानते हैं कि मुर्दहिया जो है वो 2010 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर इनको आप छोड़ देंगे, ठीक है, इनको आप छोड़ देंगे, है ना। अब जब मान लो कि आपको प्रकाशन वर्ष चलो कि आपको याद ही नहीं है, फिर आप कैसे इसका चयन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जहाँ पर ये लास्ट में हादसे हैं तो इसको आप कट करिएगा और इसको भी आप कट करिएगा क्योंकि ये आपको जानते हैं कि पहले आते हैं, ठीक है। जूठन पहले आता है और तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 2 ही आ जाएगा कि जूठन, तिरस्कृत, हादसे, मुर्दहिया हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हम 65 नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ पर सभी जानते हैं ये हमारे बच्चन सिंह के हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएँ हैं। आत्मकथा है जिसका पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड हमें मैच करना है। तो यहाँ हम मैच कर लेते हैं, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। पहले ए का चौथा हो जाएगा, फिर नीर का निर्माण, फिर, ठीक है। यहाँ पर हम अपने उत्तर का चयन कर लेते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं।
नीर का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक बसेरे से दूर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो 65 का करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो बंधु हमारा करेक्ट आंसर 1 नंबर निकल कर आता है ना। एक हमारा चौथा नंबर चला जाएगा और दूसरे का फिर हमारा नीर का निर्माण फिर आता है फिर बसेरे से दूर, फिर चौथा नंबर हमारा 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न फिर आता है निकल करके, यहाँ हमारा 1 नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथाएं हैं, कौन सी विधा आत्मकथा विधा की रचना है यहाँ पर कौन कौन सी। तो यहाँ पर 66 का हम अपने उत्तर का चयन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारा तिरस्कृत भी आत्मकथा है और यहाँ पर अपनी धरती अपने खेत भी आत्मकथा है और सहचर है समय। ठीक है, ये हमारी तो 1 2 4 हमारा आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं। आगे जब फिर चलते हैं तो अगला प्रश्न आता है कि आप हुदरी आत्मकथा में बताना है क्या क्या चीज़ें मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कूट में ही उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर कूट में ही उत्तर का चयन करना है। और चलिए हम अपना देख लेते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या आना चाहिए। ठीक है, 67 नंबर का। तो रमणिका एक जिद्दी लड़की की भूमिका में है। स्त्री की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की खोज है। रमणिका गुप्ता ने एक निर्भीक स्त्री में अपने जीवन की अंतरंग को बेहद स्पष्ट तरीके से पेश किया है और प्रधान पुरुष समाज को तिलिस्म को स्वीकार किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बंधु जो हमारा करेक्ट आंसर देखो 4 नंबर को हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर हमारे इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, और 1 2 3 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि ये हमारा नहीं आता है। हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो ये हमारा नहीं है। 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 हमारा ये दिया गया है। आगे अरे आवर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत में बताना है कि क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। तो सभी 8 यात्रा वृत्तांत में पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। यात्राओं में असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब व हिमाचल प्रदेश के भूभागों का वर्णन है। पर्यटकों को उनकी जिम्मेदारियों का भी बोध कराया गया है। यात्रा वृत्तांतों के बीच में कहीं भी संस्कृत सूक्तियों का वर्णन प्रयोग किया गया है। अब यहाँ भी कूट में ही आपको चयन करना है 68 नंबर का। तो यहाँ हम देख लेते हैं 68 नंबर का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर यही चीज़ हमारा यहाँ भी नहीं है, बाकी 1 2 3 हमारा करेक्ट उत्तर है। आगे फिर चलते हैं। तो प्रश्न है कि मैं जब सब परिधियां बांध सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, सीमाओं में रहना मुझे हमेशा कचोटता रहा है। सीमा तोड़ने का आभास भी मुझे अत्यधिक सुखकारी लाभ लगता है। मैं वर्जनाएं तोड़ सकती हूँ अपनी देह कि मैं खुद मालिक हूँ, मैं संचालक हूँ, संचालित नहीं। ये पंक्तियाँ किस आत्मकथा से लिया गया है। तो बिल्कुल आप सभी ये समझ ही गए होंगे। 69 का जो करेक्ट है वो आप हुदरी से लिया गया कथन है। ठीक है, हमारा 1 नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध का हमें यहाँ पे चयन करना है। 70 नंबर का जो बंधु हमारा करेक्ट आंसर देखो वो 2 नंबर है। 1 और 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। साहित्य सुमन और भट्ट निबंधमाला। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न फिर आता है कि प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार हमें सभी निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि आचार्य शुक्ल हमारे ठीक है 71 नंबर का आचार्य शुक्ल हमारे पहले आएंगे, फिर बाबू गुलाब राय, फिर हरशंकर परसाई, फिर विद्यानिवास मिश्र आएंगे। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का हमें संग्रह बताना है कौन कौन सा है। तो यहाँ भी आप समझ रहे हैं, कभी कभी आप कहते हैं कि मैम कुछ जब ऐसे नए पैटर्न के प्रश्न आ जाते हैं जिसको हम नहीं पढ़े होते तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो देखो 1 2 3 जो है 1 2 3 हमारा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, समाजवाद इनका नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है। श्रृंखला की गणिया महादेव वर्मा जी का है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का है और मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है। तो 73 की ओर जब चलते हैं तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो निकल कर आता है ये 4 नंबर हमारा यहाँ पर। ठीक है, आपको बताना है चयन क्या करना था, आपको असत्य का चयन करना था। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। अगला प्रश्न फिर आता है, फिर आपको वही जन्म काल के अनुसार निबंध संग्रहों का क्रम लगाना है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पहले आचार्य शुक्ल, फिर हजारी जी, एक जय जी, मुक्तिबोध हमारे करेक्ट आंसर निकल कर आ जाते हैं। देखो ये क्या है, ये हम ये जन्म समय ना भी याद हो ना तो भी हम इनका आंसर राइट कर पाएंगे।
है ना, क्योंकि हमको पता है कि ये किस युग के रचनाकार हैं। व्यक्तित्व की गंभीर छाप, व्यंग विनोद की तीक्ष्णता, भावात्मकता से आवृत बौद्धिकता तथा व्यावहारिक सशक्त काल आदि सभी कुछ भट्ट जी के निबंधों में उपलब्ध है। यह कथन किसका है? तो 75 नंबर का जो करेक्ट है वो 1 नंबर करेक्ट है, बाबू गुलाब राय का कथन है। और आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से विचारात्मक निबंध है, तो हमारा सभी जानते हैं जो 76 नंबर का करेक्ट है, विचारात्मक निबंध की श्रेणी में आता है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। आगे है कुबेरनाथ रॉय का कौन सा निबंध ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है? तो जो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित इनका निबंध है वो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास ही है। ठीक है, पर यहाँ मैं थोड़ा डाउट हूँ, यक्ष प्रश्न होगा कि, मैं थोड़ा सा डाउट हूँ बंधु इसमें, इसको मैं अच्छे से एक बार देख लूँगी। ठीक है, इसको एक बार मैं अच्छे से देख लूँगी तो बताऊँगी, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा 3 नंबर ही होगा। पर जो डाउट है मैं इसको क्लियर कर लूँगी। ठीक है, बट 3 नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर है, पर थोड़ा सा मुझे यक्ष प्रश्न का मैं विषय वस्तु मुझे नहीं पता है। अगला है कि कौन सा शिव संभुतिट्ठा में संग्रहित नहीं है? तो यहाँ पर काव्य में रहस्यवाद आप सभी जानते हैं नहीं है। ठीक है, और अगला प्रश्न आता है कि आचार्य शुक्ल के निबंध 1930 में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुए थे, वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? तो करेक्ट आंसर है चिंतामणि भाग्य और भाग 2। आज का अंतिम प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध के अनुसार कविता का महान गुण माना जाता है। तो 80 का जो करेक्ट है वो काव्य कला। ठीक है, काव्य कला यदि कविता में है तो वही कविता का महान गुण है, न कि रस सौंदर्य हो, अलंकार सौंदर्य हो या मनोरंजन हो। ठीक है, तो ये 80 प्रश्न मैंने आज रखे हैं आप के लिए। आज टीचर्स डे था तो मुझे लगा कि कुछ बेहतर आपको प्रदान किया जाए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो तो एक छोटा सा कमेंट करके आप अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें ताकि मेरी कोई भी वीडियो बंधु मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।